Hello everyone. Good morning to all of you. एक बार आप कंफर्म कर दीजिए स्क्रीन और साउंड की विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है और आवाज क्लियर है? वेव को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। ओके, ऑल आर क्लियर, गो। सो लोग बात कर रहे थे वेव्स के बारे में, पर्टिकुलरली उसके इंटरफेरेंस को लेकर के बात कर रहे थे। दो वेव इंटरफेरेंस करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, तो आई की जो वैल्यू आती है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई जैसा होता है, जहाँ पर फाई किसको इंडिकेट करता है? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विच आर सुपरपोजिंग और इंटरफियरिंग एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। I1 फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी है, I2 सेकेंड वेव का इंटेंसिटी है। और जो I आ रहा है वो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी है। सो व्हेन वेव्स आर मीटिंग टुगेदर, व्हाट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी, वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि इस आई की जो वैल्यू होती है, इट बिलोंग्स टू दिस नंबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 के होल स्क्वायर के बीच में लाई करता है। और ये जब जब फाई की वैल्यू आपकी वैरी करेगी बिटवीन 0 to 2 पाई और बिटवीन एनी नंबर, 0 to 2 पाई का एक इसका साइकिल होता है, फिर ये साइकिल अपने आप को रिपीट करता है। ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है। ये एक एक्सट्रीमम है, ये दूसरा एक्सट्रीमम है, वो आप देख चुके हो। एम्पलीट्यूड से कैसे रिलेशन चलता है, ये सब इसी पर बेस्ड है कि इसका एम्पलीट्यूड से ये रिलेशन चल रहा होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होता है। तो इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली एक रहता है। आपने कपल ऑफ क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास में, तो उसको आप यूज कर सकते हो। इससे रिलेटेड काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है जो कि लाइट में यूज होता है, तो उसका और यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो एज एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, और एग्जांपल बताने से पहले वो सेटअप के बारे में बता देता हूँ, फिर एग्जांपल हो जाएगा। अगर आपसे कभी ऐसा बोलता है कि आपके पास दो सोर्स हैं, एक S1 सोर्स है और दूसरा S2 है, कोहेरेंट सोर्स है, नॉमेनक्लेचर जनरली यही फॉलो करेगा, उनके बीच का सेपरेशन D है। और इसके बाद काफी दूर, एट लार्ज डिस्टेंस अवे, एक स्क्रीन है, या फिर पाथ बोल सकते हैं। लाइट केस में वो स्क्रीन बोलेगा, तो हम लोग इसको स्क्रीन बोल लेते हैं। या फिर पाथ बोल सकते हैं कि पर्सन इज मूविंग ओवर हेयर, और हेयर टू साउंड सोर्सेस आर प्लेस्ड। सो पॉइंट इज कि ये दो सोर्स है और इंटरफेरेंस हमको इस वाली लाइन पे वॉच करना है। इसका डेरिवेशन अभी हम लोग स्किप कर लेंगे और ऑप्टिक्स में कर लेंगे, बट जो फॉर्मूला आता है उसको समझ सकते हैं, उसका यूज देख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको कैपिटल डी बोलेगा, और ये बोलेगा कि स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कम्पेयर टू कैपिटल डी। तो इन दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, और सोर्सेज वाली लाइन से जो स्क्रीन वाला प्लेन है वो काफी लार्ज डिस्टेंस पे लाई करता है। ये एक रेफरेंस वाला पॉइंट है ओ। दोनों आइडेंटिकल सोर्सेस हैं, S1 S2। इसकी S1 के पास जो इंटेंसिटी है वो I0 है, और सेकंड के पास भी जो इंटेंसिटी है वो भी I0 है। ये सोर्सेस की इंटेंसिटी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पहले आपको मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना आपको भी रिटेन किए लास्ट क्लास को लेकर के, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए इस पे एक क्वेश्चन बना होता है ये सिचुएशन देने के बाद कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट O पॉइंट, फाइंड इंटेंसिटी एट O पॉइंट। तो क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? इंडिविजुअल की इंटेंसिटी I0 है, और O पॉइंट पर अपने को बताना है कि कितना इंटेंसिटी होगा। O पॉइंट कहाँ पर बना हुआ है? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बना हुआ है, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं वो हाफ हाफ है, सिमेट्रिकली कट किया गया है। आपको ऐसे चार ऑप्शन दे देगा कि आगे इंटेंसिटी I0 होगी, 2I0 होगी, 4I0 होगी, नन और समथिंग लाइक।
हाँ, जीरो मैंने ऑप्शन नहीं दिया, तो जीरो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। सो उसको कैसे आप सही आप आंसर दे सकते हो बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिवीजन थिंग्स, अगर आपने चीजें रिवाइज की है तो आप कैसे बोलो। यहाँ से जो वेव जाएगी उसका पाथ S2 से जो वेव जाएगी उसका पाथ ये बनेगा। हाउ मच पाथ डिफरेंस यू आर गोइंग टू गेट? जीरो। सो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। You remember constructive interference? Yes. So whenever there is a constructive interference, I at O is going to be max. और हम लोग जानते हैं कि जब आइडेंटिकल इंटेंसिटीज का होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं I is equal to 4I0 cos square 5/2। सो I max की वैल्यू 4I0 होगी। सो इनकेस आप 4I0 आंसर कर रहे हो, परफेक्ट आंसर है, और सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। जीरो नहीं मार्क करेंगे, जीरो तब आता है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है। सो ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन रहता है, कभी भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या देखना कि ऐसे सारे पॉइंट्स जहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो होगा, दैट मींस दोनों सोर्सेस से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा होगा, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां पर मैक्सिमा होता है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया, नहीं किया तो कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं आपको जनरल पॉइंट पे बताना चाह रहा हूँ, केवल ओ पर नहीं। ओ पर अपने को ऑब्वियसली पता चल गया, और आगे जो जनरल फॉर्मूला आएगा उससे भी जस्टिफाई हो जाएगा। सो ओ विल बी मैक्सिमा, दैट्स फॉर श्योर। और ऐसा किस लिए? क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो जा रहा है, और जब कभी ऐसा पिक्चर दिया होगा तो हम पाथ डिफरेंस निकाल करके उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो ओ पॉइंट पर अपने को पता चल गया, और वो इस तरह के अरेंजमेंट में हमेशा ओ पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा। सिंस वो हमेशा मैक्सिमा आएगा तो उसको हम लोग सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा क्योंकि वो मिड पॉइंट पर है। मोर ओवर जब अगर हम लाइट वाला रोल सेटअप यूज करेंगे, यहाँ पर लाइट सोर्स रखेंगे, यहाँ पे लाइट सोर्स करेंगे, तो यहाँ पर लाइट्स के पैटर्न मिलने वाला है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है। तो उस समय इसका नाम हम सीबीएफ दे देंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सीबीएफ का मतलब होगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टर्म हम लोग तभी यूज करेंगे जब हम लाइट के बारे में बात कर रहे होंगे। सारा कुछ वही रहेगा। अगर साउंड वेव यूज करेगा तो फिर हम सेंट्रल मैक्सिमा यूज कर लेंगे कि वो सेंट्रल मैक्सिमा है। एनीवे, सपोज कर लीजिए कोई जनरल पॉइंट लेते हैं पी, और इस पी पॉइंट पर हमको चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। सेटअप कैसा रहेगा? अभी ये वेव या वेव में या साउंड वेव में ऐसा बोलेगा कि दो स्पीकर आपने यहाँ पे रख दिए हैं, और एक बंदा है इस वाले पाथ पे जा रहा है। कौन कौन सी लोकेशन पे उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी लाउडनेस मिलने वाली है, कहाँ पर कम मिलने वाली है, कहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। सो उस चीज को अपने को बताना है। लाइट के बारे में बोलेगा तो फिर ये पूछेगा कि कहाँ पर कितना ब्राइटनेस मिलने वाला है। सो अगर कोई किसी पी पॉइंट पर अपने को जाना होगा तो यहाँ से हम पी पॉइंट पर जाएंगे, एक ये पाथ बनेगा, दूसरा वेव यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करके जाएगा, उसका ये पाथ बनेगा। फॉर श्योर यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि पाथ डिफरेंस जीरो होगा। इनफैक्ट फॉर श्योर ये जरूर कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा, और ये कह सकते हैं कि जो S1 से P की डिस्टेंस होगी वो कम होगी, S2 से P का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए पाथ डिफरेंस जरूर आया होगा। उस पाथ डिफरेंस को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कर सकते हैं विद सम अप्रोक्सीमेशंस को यूज करते हुए। तो अगर ये एंगल अपना थीटा जाता है सेंटर वाली लाइन से, और ये डिस्टेंस डी है, तो जो पाथ डिफरेंस है वो क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। पाथ डिफरेंस अगर इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं तो इसका मतलब होगा S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस का मतलब होगा S2P डिस्टेंस माइनस S1P डिस्टेंस। आफ्टर कैलकुलेशन यू फाइंड कि ये जो डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू आती है d sin थीटा। सो पाथ डिफरेंस की वैल्यू d sin थीटा के बराबर आती है, जहां पर थीटा कहाँ से मेजर करते हैं,
जो रेफरेंस लाइन होगी सिमेट्रिकल लाइन S1 S2 के बीच में, वहां से P पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर कर देते हैं। कई बार आपसे ये बोलेगा कि O से P का डिस्टेंस बताइए, तो O से P की डिस्टेंस को हम लोग Y भी मेजर कर सकते हैं। नो, जनरली ये थीटा छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा? क्योंकि डी की वैल्यू बड़ी है, स्मॉल डी की वैल्यू छोटी है, तो आप पाओगे कि स्क्रीन बहुत दूर है। जब बहुत दूर होंगे तो थीटा स्मॉल रहेगा। तो फॉर स्मॉल थीटा हम लोग साइन थीटा और टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली बराबर बोल सकते हैं। So whenever the theta is smaller number, sin and tan they behave similarly. और tan थीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे इस ट्राइंगल से, तो आपको पता चल जाएगी ये 90 डिग्री है। उस 90 डिग्री का यूज करोगे तो ये y बाई डी के बराबर आ जाएगा। तो अपने पास पाथ डिफरेंस का एक और सिंप्लीफाइड वर्जन आ रहा है y के टर्म में। पाथ डिफरेंस कैन आल्सो बी रिटन एज y d डिवाइड बाई d। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। कई बार आपसे पाथ डिफरेंस के बारे में पूछेगा, या फिर पाथ डिफरेंस निकल आया तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस है कि y कितना होगा अगर पाथ डिफरेंस पता है। और अगर y नोन है तो हम पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। बाकी आगे कहानी हम लोग जानते हैं। एक बार अपने को पाथ डिफरेंस मिला तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। यू रिमेम्बर कि फेज डिफरेंस का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बुलाया था, ट्वाइस पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। और आपको ये भी पता है कि एक बार हमारे पास फेज डिफरेंस आया तो इंटेंसिटी पता चल जाती है। अगर आइडेंटिकल सोर्स है तो इंटेंसिटी आएगी 4I0 cos स्क्वायर 5/2। और इंटेंसिटी अपने को पता चला तो हम ये बता सकते हैं इस पी पॉइंट पर कितना ब्राइटनेस है या कितना लाउडनेस है या कितना इंटेंसिटी है, कोई भी वेव क्यों ना हो। So in order to calculate intensity at any point on this screen, we need to know what the phase difference is. For that sake, we need to know what the path difference is. For that sake, we can use this expression. Hence, this expression becomes important. और ये अप्रोक्सीमेशन के साथ है। थीटा को स्मॉल लगा गया है। अगर आप अप्रोक्सीमेट नहीं करते हो तो डी साइन थीटा के टर्म में बात कर सकते हो। तो पॉइंट इसके अगर थीटा दिया होगा तो डी साइन थीटा यूज कर सकते हैं या डी टेन थीटा यूज कर सकते हैं। वाई दिया होगा तो वाई को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये डायरेक्टली रिजल्ट दिया गया। आगे चलकर इसको हम वाई डी एस ई बोलते हैं लाइट के केस में। वाई डी एस ई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये लाइट के केस में बोलेंगे। और अभी आपको ये वाईडीएससी नाम ना देकर के ऐसा अरेंजमेंट देगा तो आप जरूर इस तरह के आंसर बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल आपसे ऐसा बोलेगा कि लेट से ये S1 है और ये S2 है। काफी फार अपार्ट, बहुत दूर पर एक स्क्रीन लगा दिया गया और ये स्क्रीन इनफाइनाइट लेंथ की है। दैट मीन्स ये इनफाइनाइट तक जाता है और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। लार्ज स्क्रीन है। रीशेयर दी स्क्रीन का इशू आ रहा है कुछ। ओके, मैंने रीशेयर कर दिया। उम्मीद है कि अब सही से वर्क कर रहा होगा। सो ये अपने पास सेटअप दिया है और ये बोलेगा कि ये डी डिस्टेंस है और इसके बारे में बताएगा ये कैपिटल डी है। डी और कैपिटल डी की वैल्यू भी दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड
the distance on the screen from O where first maxima will be formed। ये नॉमेनक्लेचर है, ये भी मैं बता देता हूँ किस तरह से नॉमेनक्लेचर चलता है। हालांकि मैं डिटेल में बता सकता था। ये जो मैक्सिमा होता है इसका नाम हम लोगों ने देखा था, इसका मैक्सिमा होता है सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जब आप स्क्रीन पे चलते हो तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, फिर आगे जाओगे तो आपको सेकेंड मैक्सिमा मिलेगा, और भी आगे जाओगे तो बहुत सारे मैक्सिमास मिलते हैं। सिमिलरली डाउन साइड जब आओगे तो एक पहला जो मैक्सिमा मिलेगा उसको हम फर्स्ट मैक्सिमा बोलेंगे, फिर फर्दर डाउन साइड जाएंगे तो सेकेंड मैक्सिमा बोलेंगे, और भी आगे मिलेगा तो उसको थर्ड मैक्सिमा बोलेंगे। तो इस तरह से मैक्सिमास की लोकेशंस बताई जाती है। So central maxima is the mid one, then first, second, third upside, first, second, third downside, और कितने जाते हैं वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने पूछा ये है कि डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन फ्रॉम O where the first maxima will be formed। इसका मतलब है अपने से जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है। और जितना ये डिस्टेंस आएगा, आप पाओगे कि डाउन साइड भी आओगे तो उतना ही ये डिस्टेंस आएगा। तो अप साइड डाउन साइड सिमेट्रिकल स्टोरी हो रही होती है, तो जैसे ये अप साइड चल रहा होता है एग्जैक्टली सेम वे पे डाउन साइड चल रहा होता है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप बस ध्यान दे दीजिए और समझ में आ जाएगा, तो फिर अगला क्वेश्चन भी आप डील कर सकते हो। सो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पूछा जाएगा तो ये बताएंगे, सेकंड मैक्सिमा के लिए ये बताएंगे, थर्ड के लिए अकॉर्डिंगली हम nth मैक्सिमा के लिए बता सकते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी फाइनाइट, यस। और कितने फाइनाइट होंगे वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगले क्वेश्चन में। अभी हम इनके मैक्सिमा का सेपरेशन निकालना चाह रहे हैं ओ पॉइंट से। डी लेमडा बाई डी और समथिंग चेक कर लेते हैं। सो क्या करना है, अपने पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? पाथ डिफरेंस। सो कैसे स्टार्ट करेंगे? पाथ डिफरेंस की वैल्यू रहती है डी साइन थीटा। सिंस डी बहुत छोटा है, स्मॉल वाला कैपिटल वाला बहुत बड़ा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करके डी वाई बाई डी भी लिख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखा। अगर ये पाथ डिफरेंस है और हम चाहते हैं मैक्सिमा, सो वी नो फॉर मैक्सिमा दैट इज मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर मैक्सिमा व्हाट शुड बी द कंडीशन? कंडीशन शुड बी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लेमडा के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सिंपल सा है। एन लेमडा के बराबर, जब भी कभी हम पाथ डिफरेंस को एन लेमडा बोलते हैं, सो दैट बिकम्स द लोकेशन ऑफ मैक्सिमास। अब आप इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रिजल्ट भी है, क्वेश्चन के साथ साथ रिजल्ट भी है। तो ये बनेगा वाई डी वाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है? y की जो वैल्यू आ जा रही है एन लेमडा डी अपॉन डी। सो कभी आपको मैक्सिमास स्क्रीन पे बनाना हो, इसको याद कर लीजिए, डायरेक्टली आपको लोकेशन ऑफ मैक्सिमास दे देगी। सो लोकेशन ऑफ मैक्सिमास क्या हो जाएंगे? लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन। ये जनरलाइज रिजल्ट भी हो जा रहा है इसी के साथ साथ। सो स्क्रीन पर जो नंबर ऑफ मैक्सिमास बनने वाले हैं वो भी काउंट हो जाएंगे। तो लोकेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0 आ जाएगी। n की वैल्यू, n एक इंटीजर है जहाँ पर n की वैल्यू 0 हो सकती है, प्लस माइनस 1 हो सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकती है, प्लस माइनस 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। सो 0 का मतलब हुआ y0, दैट मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा। तो जब कभी y को 0 बोलेंगे तो वो सेंट्रल मैक्सिमा को इंडिकेट करेगा। फिर n को जब प्लस माइनस 1 रखेंगे तो ये डिस्टेंस बताएगा फर्स्ट मैक्सिमा की। जब n को प्लस माइनस 2 रखेंगे तो सेकेंड मैक्सिमा की। प्लस माइनस 3 रखेंगे एन को तो थर्ड मैक्सिमा की। इस तरह से हम किसी भी मैक्सिमा की लोकेशन बता सकते हैं। इसका मतलब है ये हमारा जो y था, या इसको y1 बोल लेते हैं,
तो ये जो y1 हमारा था, कैन वी से कि y1 की वैल्यू पता चल गई, y1 मस्ट बी इक्वल टू lambda d by d. So lambda capital D by small d is going to be the separation of first maxima from the central maxima. कई बार ऐसा बोलेगा कि दो फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन बताइए, तो फिर अपने को ये टोटल बताना पड़ेगा, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इनफैक्ट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सेकेंड और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का गैप भी यही आएगा, तो कई बार इसको फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं. सो हर दो मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन लेमडा डी बाई डी आएगा. सो ऑप्टिक्स में एक टर्म चलता है, यहाँ पर भी वो पूछ सकता है फ्रिंज विड्थ. जनरली हम लोग उसको बीटा से लिख लेते हैं. फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है लेमडा डी बाई डी, यानी दैट इज सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और टू सक्सेसिव मिनिमास. मिनिमास और मैक्सिमास के बीच का जो सेपरेशन होता है वो ये होता है, दैट्स कॉल्ड फ्रिंज विड्थ. इसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस इज distance between maximas और मिनिमास. So जो बैक टू बैक मैक्सिमास मिले या बैक टू बैक मिनिमास मिले, उनके बीच का सेपरेशन हमेशा यही रहता है. इस नंबर को ध्यान दो, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या दो मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहता है. यस, कांस्टेंट रहता है. दैट मींस हर पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आपको अगला मैक्सिमा मिलेगा, फिर उतना ही डिस्टेंस के बाद अगला मैक्सिमा मिलेगा, फर्दर नेक्स्ट डिस्टेंस के बाद मैक्सिमा मिलेगा. इस तरह से मैक्सिमास के बीच का गैप जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. दैट मींस मैक्सिमास आर लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल and every maxima is going to have a same intensity. तो जैसे आपको सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आपको पता चला था 4I0 है, तो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी 4I0 आएगी, सेकेंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी 4I0 आएगी. तो सभी की इंटेंसिटीज बराबर होती हैं, पहला पॉइंट, और सभी इक्वली स्पेस्ड होते हैं, दूसरा पॉइंट. ये दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछने के लिए. तो इसको हम एक स्टेटमेंट में दे देते हैं, फिर नंबर ऑफ मैक्सिमास वाला जो आप पूछ रहे हो वो क्वेश्चन में बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज कर लीजिए स्क्रीन है, अभी मैं इसका कुछ रिजल्ट बता रहा हूँ, और ये सिमेट्रिकल एक्सिस है और ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल मैक्सिमा. सो इन केस अगर हम लोग इंटेंसिटी को प्लॉट करें कि इंटेंसिटी कैसे दिखेगी, इधर इंटेंसिटी को रख रहे हैं, ये इंटेंसिटी है, और ये स्क्रीन का ऊपर वाला पार्ट है, ये स्क्रीन का नीचे वाला पार्ट है. सो O पॉइंट इज अ मैक्सिमम, दैट मीन्स यहाँ की इंटेंसिटी 4I0 आएगी, और ये 4I0 रिड्यूस होते होते 0 पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर इंटेंसिटी 0 होगी. देन आफ्टर इंटेंसिटी राइज करेगी 4I0 तक, देन रिड्यूस होकर के 0 हो जाएगी, देन 4I0 तक राइज करेगी, देन रिड्यूस होकर के 0 हो जाएगी, और इस तरह से चलती रहेगी. सिमिलरली इट विल बी रनिंग डाउन साइड एज वेल. सो ये जो ग्राफ है खास इंपॉर्टेंस का, ये बताएगा कि स्क्रीन पर आपको पैटर्न कैसा दिख रहा है. So that's called a fringe pattern or intensity pattern. Intensity pattern on the screen. लाइट केस में इसको हम लोग फ्रिंज पैटर्न भी बोल सकते हैं, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं. ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये जो है पहला पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ मच द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज. लेट्स से दिस इज अ पी पॉइंट. इस पी पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी आपको नजर आ रहा है? क्या ये पी फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन है या सेकंड मैक्सिमा की लोकेशन है या कुछ और है? तो आपको 0 नजर आना. तो ये जो पी पॉइंट है वो 0 इंटेंसिटी है, इसका मतलब वो मैक्सिमा नहीं है, तो इसको बोलते हैं दिस इज अ फर्स्ट मिनिमा. मिनिमास के नाम भी इस तरह से चलते हैं, दैट्स अ फर्स्ट मिनिमा.
ये जो आने वाला है दैट इज अ फर्स्ट मैक्सिमा और इसकी इंटेंसिटी 4I0 है. नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी सेकेंड मिनिमा. Further point you are going to get it as a second maxima. Next point is going to be third minima. And the story will keep on going till the maximas and minimas will be obtained on the screen. So आप देखोगे कि maximas, minimas, they are alternative. Moreover, they are regular. Moreover, they are having a equal separation. So एक minima और एक maxima के बीच का separation constant रहता है, maxima के बीच का constant रहता है, and so on. This is going to be first minima downside or other side. This is 4I0. This is going to be first maxima downside. Second min. इसके बाद आप स्टोरी को कैरी कर सकते हो. Second max 4I0. Third min. तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि थर्ड मिनिमा नीचे, थर्ड मिनिमा ऊपर के बीच का गैप बताइए. आपको गैप के बारे में आइडिया है ना कि मैक्सिमा के बीच का हो या मिनिमा के बीच का हो, वो लेमडा डी होता है. और तो फिर आप कुछ भी काउंटिंग करके बता सकते हो. इसको ड्रॉ कर लीजिए और इसको याद रख लीजिए. इस पे चाहो तो मैं लिख के दे देता हूँ कि ये गैप कितना होगा. फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का गैप या कोई भी हो तो दैट विल बी लेमडा डी/2d. हाफ हो जाएगा. और अदरवाइज आप सेम के बीच में निकालेंगे कंसेक्यूटिव में तो फुल हो जाएगा. ओके, आपने कुछ डाउट्स वगैरह लिखे तो मैं एक बार देख लेता हूँ. सो फिर यस, हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास और मिनिमास. या वी विल टेक अ क्वेश्चन शॉर्टली. फिर आपने लिखा हाउ विल नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास बी फाइनाइट, द लेंथ ऑफ द स्क्रीन इज इनफाइनाइट. वी विल सी कि कैसे वो फाइनाइट निकलने वाले हैं. और इनफाइनाइट भी एक ऑप्शन हो सकता है तो चेक कर लेंगे. बट मोस्टली और जनरली दे आर फाइनाइट इन नंबर्स. और सेंट्रल मैक्सिमा इज नॉट काउंटेड एज फर्स्ट ना. सेंट्रल को फर्स्ट नहीं काउंट करते हैं. यहाँ काउंटिंग का नॉमेनक्लेचर ऐसे चलता है, इसीलिए मैंने आपको इसको हाईलाइट करके बोला है. जो मिड वाला होगा दैट इज काउंटेड एज अ सेंट्रल मैक्सिमा. और उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा हम उसके ऊपर और फर्स्ट मैक्सिमा नीचे काउंट करते हैं. इससे हमारे काउंटिंग में भी आसान रहेगी. आप सोचो ना कि सपोज कर लीजिए हमको लास्ट वाला मैक्सिमा पता चल गया. यहाँ से अपना रिजल्ट भी बना लेते हैं. लेट से स्क्रीन में सबसे आखिरी में यहाँ पर ये nth मैक्सिमा है. इसके बाद कोई मैक्सिमा नहीं मिलता है. और ये जो nth मैक्सिमा बन रहा है वो कहीं इनफाइनाइट के क्लोज बन रहा है. सो आप जानोगे कि इधर भी आओगे तो ये भी nth मैक्सिमा बनेगा. सो क्या हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं हाउ मेनी टोटल मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन आर देयर. सो अगर ये सिचुएशन है देन वी कैन काउंट की टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास on the screen. So you will say this is going to be a number which is upside is capital N in totality, downside is capital N in totality क्योंकि 1 से चला था फर्स्ट सेकेंड देन n नीचे है n ऊपर है तो 2n ये हो गया. एक सेंटर में है तो टोटल अपने पास हो जाएंगे 2n + 1. सो इन केस अगर अपने को पता करना है कि टोटल मैक्सिमास कितने हैं स्क्रीन पर तो अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि जो लास्ट वाला है वो कौन से नंबर का है. इन केस अपने को लास्ट वाला नंबर पता चल जाता है देन वी कैन इजीली काउंट हाउ मेनी टोटल इज गोइंग टू बी. सिंपल अर्थमेटिक होगी काउंट करने के लिए. जब कभी आपको मिनिमा कैलकुलेट करना होगा थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि जैसे आप जानते हो कि सेकेंड मैक्सिमा मिला तो उसके नीचे क्या आता है, सेकेंड मिनिमा आता है. उसके ऊपर क्या आता है, थर्ड मिनिमा आता है. तो हमने को फिर से स्क्रीन पे जाना होगा और एक्सट्रीम पॉइंट को देखना होगा कि क्या एक्सट्रीम में मिनिमा आ रहा है या एक्सट्रीम में यानी एंड पॉइंट पर इनफाइनाइट पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा है. अकॉर्डिंगली फिर नंबर ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वहां से आप बताएंगे. आपने लिखा इज इट दैट ऑलवेज अप एंड डाउन नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी सेम. यस, सो दैट्स इट प्योरली सिमेट्रिकल अनटिल एंड अनलेस आप सेटअप पे कोई चेंज करें.
सो अगर सेटअप पे कोई चेंज नहीं किया गया, जो स्टैंडर्ड सेटअप दिया गया है, so उस पे नंबर ऑफ मैक्सिमा अपसाइड इज गोइंग टू बी सेम एज द नंबर ऑफ मैक्सिमा डाउनसाइड, and there will be one at central, so total counting will become twice n plus 1. अगले क्वेश्चन लेते हैं स्पेसिफिकली इसी पर, तो समझ में आ जाएगा आपको. Excuse me, sir. Yes. Sir, so we can say that distance between two minima will also be lambda d by d. Yes, that's the fringe width. So, but if we will calculate by the method we did for maxima, we will take lambda x equals to 2n plus 1 pi by 2, na? Lambda x, So, yes. answer will vary. नो इट विल बी द सेम. मैं आपको बता देता हूँ. अच्छा पॉइंट आपने पूछा भी है, उसको भी हम लोग डिटेल में बाद में लिखेंगे भी, और आप उसको प्रूव भी कर सकते हो. जैसे फॉर मैक्सिमा के लिए बनाया, एक प्रीवियस स्क्रीन में हम लोगों ने फॉर मैक्सिमा कैलकुलेट किया. ये पाथ डिफरेंस है फॉर एनी पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर सेटअप. In case you are interested on maxima, what you need to do, you need to say delta x is equal to n lambda. जैसे आप डेल्टा एक्स को एन लेमडा बोलते हो, दैट मीन्स अब जो एक्स या वाई या जो भी आएगा फाई आएगा, वो मैक्सिमा के बारे में बात कर रहा होगा. फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने यहाँ रखी और वाई की वैल्यू निकाल दी. तो दिस वाई इज इंडिकेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन मैक्सिमा लोकेटेड है. तो सारे मैक्सिमास की पोजीशन आपको पता चल गई. सिमिलरली आप क्या करो, फॉर मिनिमा के लिए लिखो. फॉर मिनिमा के लिए इसको एन लेमडा ना लिखने के बजाय आपको क्या लिखना चाहिए, 2n plus 1 लेमडा बाई 2. जैसे आप 2n plus 1 लेमडा बाई 2 रखेंगे तो आप पाएंगे कि y मिल जाएगा आपको, और ये जो y मिलेगा वो सभी मिनिमास की लोकेशन बताएगा. सभी मिनिमास की लोकेशन बताएगा. फिर कोई भी टू सक्सेसिव मिनिमास के बीच का गैप पता कीजिए. आप पाओगे कि एक बार n को 2 रख लीजिए, एक बार n को 1 रख लीजिए, तो सक्सेसिव पता चल जाएगा, या कोई और भी नंबर लिख सकते हो. तो उससे आप देखोगे कि उनके बीच का जो गैप आएगा वो ये आएगा, जिसको हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं. तभी इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास और मिनिमास. सो उनके बीच का गैप जो होता है वो फ्रिंज विड्थ कहलाता है. इसी पूरे रिजल्ट को एक साथ इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर दी. ये पिक्चर बताता है कि मिनिमास एंड मैक्सिमास दे आर अल्टरनेट, दे आर सिमेट्रिकल एंड दे हैव द सेम सेपरेशन. तो मैंने एक फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का गैप कितना दिखाया, लेमडा डी बाई टी. आप कोई भी कंसीडर कीजिए, सबके बीच का यही गैप आएगा. तो दो मिनिमास के बीच का भी यही सेपरेशन आएगा, दो मैक्सिमा सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच का भी यही सेपरेशन आएगा. इसीलिए इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं. तो कई बार एग्जाम में वो फ्रिंज विड्थ पूछ लेता है, तो आप बोलोगे कि वो दो मिनिमास के बीच का सेपरेशन है. जैसे कि इन केस फर्स्ट मिनिमा और सेकेंड मिनिमा के बीच का ये गैप आपसे कोई पूछता है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे लेमडा डी बाई डी होता है. क्यों? क्योंकि हाफ ईयर होगा मिल करके फुल बना दिया. सिमिलरली मैक्सिमास के बीच का देखोगे तब भी वही रहता है. तो इसलिए ये एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और अगर आप उसको प्रूफ करना चाहते हो तो जिस तरह से मैंने फॉर मैक्सिमा लिखा है, राइट फॉर मिनिमा, पुट द कंडीशन, चेक वाइज. यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन, 2d लेमडा बाई डी और 1d लेमडा बाई डी का सेपरेशन देखो, लेमडा डी बाई डी आएगा. या फिर फर्स्ट और जीरो के बीच का सेपरेशन देखो, वही आएगा. प्लस माइनस सिंपली ये बता रहा है कि एक अप साइड है, दूसरा डाउन साइड है. ओके, you can verify it. It will be easily verifiable. ओके, सो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा था और उस पर आगे बढ़ते हैं. ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ओ पॉइंट है, इनके बीच का सेपरेशन डी दिया गया है, और अपने को बताना है नंबर ऑफ मिनिमास एंड मैक्सिमास. फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमास, पहले हम लोग मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे, एंड देन मिनिमास ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे बताना है. ब्रैकेट पे लिख देते हैं इंक्लूडिंग द इन्फिनिटी. इसका क्या मतलब, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि जो इनफाइनाइट पर भी बने उसको भी काउंट करना है. और कई बार लिखेगा एक्सक्लूडिंग द इन्फिनिटी, दैट मीन्स जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगा उसको एक्सक्लूड कर लेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे. और कई बार सिंपली बोलेगा ऑन द स्क्रीन,
तो फिर ऑन द स्क्रीन का मतलब हम लोग ये समझ लेंगे कि वो इनफाइनाइट वाले को एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि ऑन द स्क्रीन का मतलब है स्क्रीन एक फाइनाइट होती है और इनफाइनाइट समथिंग अनडिफाइंड, तो फिर उसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे। तो वो क्वेश्चन में हिंट देगा वेदर वी नीड टू काउंट द इनफाइनाइट वन और नॉट। अगर इनफाइनाइट में मैक्सिमा बनता है तो, या मिनिमा बनता है तो, नहीं बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो इसको कई सारे पार्ट में कर लेते हैं। सो ए पार्ट के लिए डी की जो वैल्यू है, लेट्स से डी की वैल्यू 3 लेमडा दी गई है। सो डी की वैल्यू अपने को पता है और अपने को नंबर ऑफ मैक्सिमास काउंट करने हैं पहले, स्क्रीन पे कितने बनने वाले हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और आइडिया दे रहा हूँ, और अगले क्वेश्चन में फिर आपको यूज कर लेना है, सेम आइडिया को रिपीट कर लेना है, कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा देखो कि किसी पॉइंट को हम पकड़ते हैं, जैसे ये पी पॉइंट पकड़ते हैं, लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पी पॉइंट के लिए कितना पाथ डिफरेंस आता है ये तो हम लोग जानते हैं। इसको मैंने आपको अभी बता रखा है डायरेक्टली, उसको प्रूव भी कर सकते हैं, इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स, बट रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो अगर ये एंगल थीटा हमारे पास है तो हम लोग जानते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स। मैं यहाँ पे कहीं शॉर्ट सेपरेट कर देता हूँ, डेल्टा एक्स ये पाथ डिफरेंस है, और ये जो पाथ डिफरेंस होता है वो डी साइन थीटा के बराबर आता है। अगर ये मैक्सिमा है सपोज कर लीजिए, और जैसा भी ये सॉल्व करना होगा हमको, चाहे मिनिमा सॉल्व करना हो या मैक्सिमा सॉल्व करना हो, सबसे पहले हम मैक्सिमा की कंडीशन को लेके चलेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा मैक्सिमा कौन सा है, सो सबसे लास्ट में बन रहा है। सो फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होती है वो एन लेमडा के बराबर आती है, जहां पर n इज द नंबर ऑफ मैक्सिमा, n इज द नंबर ऑफ मैक्सिमा। n जीरो करोगे तो जीरोथ मैक्सिमा, दैट मींस सेंट्रल मैक्सिमा। 1 रखोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2 रखोगे तो सेकंड मैक्सिमा, इस तरह से नाम चलता है। तो जो n होगा वो बड़ा वाला n जो लास्ट वाला होगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहा होगा। क्या यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, बहुत सिंपल सा रूल है, एन लेमडा के बराबर, एन लेमडा बाई डी के बराबर आएगी। अच्छा यहाँ पर हम थीटा के बारे में कुछ बोल पाएंगे कि थीटा कहाँ से कहाँ चलेगा, ये रेफरेंस है, थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाएगा। तो जब हम इनफाइनाइट पे जा रहे होंगे तो थीटा हमारा 90 डिग्री जा रहा होगा। सो इनफाइनाइट, स्क्रीन का इनफाइनाइट मतलब थीटा का 90 अप्रोच करना। हम लोग ये गारंटी से कह सकते हैं कि ये नंबर लेस देन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा 90 से छोटा रहेगा तो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। इक्वालिटी का मतलब हुआ कि थीटा 90 कंसीडर किया गया, दैट मीन्स इनफाइनाइट को काउंट किया गया। अगर थीटा लेस देन, एग्जैक्टली लेस देन बोलेंगे तो फिर हम इनफाइनाइट को हटा रहे होंगे। अच्छा यहाँ से अपने को एक बात पता चल रही है कि n की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी बाई लेमडा। छोटा सा रिजल्ट है और ये आपको डायरेक्ट आंसर देने में हेल्प करेगा। यानी n की जो वैल्यू आएगी वो इस नंबर से छोटी आती है, और d और लेमडा अपने को पता रहा होगा, तो वहां से हम ये पता कर सकते हैं कि n की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो सकती है। सो व्हाट n कैन बी मैक्सिमम इंटीग्रल, तो हम पता कर सकते हैं। इसका मतलब जो हम लोग n तलाश कर रहे थे, जिस n की हमको तलाश थी कैपिटल n की, तो क्या हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा बनता नजर आ रहा है, जो कैपिटल n है दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ डी बाई लेमडा। आई होप कि अगर आपने मैथ्स में ऐसा सिंबल देखा है तो ये क्या बताएगा कि डी बाई लेमडा एक नंबर होगा, उसका जो इंटीजर आएगा उस इंटीजर को हमको पकड़ना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर को पकड़ लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो ये हमारा n हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमस कितने हो जाएंगे, 2n प्लस 1। वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो यहाँ पे हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो क्या यहाँ से बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा आएगा वो आएगा डी बाई लेमडा। सो डी की जगह कितना रख देंगे, 3 लेमडा डिवाइड बाई लेमडा, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 विल कम एज अ 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनफाइनाइट पे मिलेगा, ये देखो, और ये कब मिल रहा है हमको, इक्वालिटी पे मिल रहा है। आप देखो एग्जैक्टली इक्वालिटी लग रही है, यानी थीटा 90 पे मिल रहा है। इसका मतलब जो थर्ड मैक्सिमा बन रहा है वो इनफाइनाइट पे बन रहा है। सो you'll find there is going to be third max, and then this third maxima is located at infinity, क्योंकि ये इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 3 आई और वो इंटीग्रल आई, इसलिए थर्ड मैक्सिमा हो जाएगा। तो कैन वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, टोटल नंबर ऑफ मैक्स ऑन द स्क्रीन। थर्ड 3 अपसाइड है, 3 डाउन साइड है, एक सेंट्रल पर है, तो 2 into 3 plus 1,
that is 6 plus 1 7 maximas. Total maximas will be 7 on the screen. अगर ये पार्ट में कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप जरूर बोल लीजिए, और हो गया होगा तो फिर अपना काम बनता है. Why it doesn't depend on D? D is it depends on D only for this purpose कि ये बहुत बड़ा है. और दूसरा ये कि जब हम लोगों ने पाथ डिफरेंस निकालना है तो उसमें D आता ही नहीं है. और हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा की लोकेशन जो है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो वो डी से इंडिपेंडेंट रहता है. थीटा पे और ऐसा बोलोगे डी पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये थीटा है ना, वो थीटा डी को इंक्लूड कर रहा है. बट टोटल नंबर की बात करोगे तो टोटल नंबर कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि थीटा की लिमिटिंग वैल्यू हमको पता है. थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 हो सकता है. और हमको मैक्सिमा निकालना है तो मैक्सिमम के लिए थीटा मैक्सिमम 90 है, उसको हमने कैच कर लिया. सो फिर डी से इंडिपेंडेंट हो गया. तो पाथ डिफरेंस जो डी साइन थीटा होता है तो ये थीटा पे डिपेंड कर रहा होता है. थीटा की लिमिटिंग वैल्यू हमको पता है, इसलिए हम डी साइन थीटा की लिमिटिंग वैल्यू बता सकते हैं. ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा आपने कि ये डी से इंडिपेंडेंट है. तो स्क्रीन अगर हमने यहाँ भी बनाएंगे, आपसे ऐसा पूछ सकता है हमने स्क्रीन यहाँ पे बनाया, अब बताइए कितना मैक्सिमम मिलेगा. अभी भी वही मैक्सिमम मिलेगा. नंबर बाहर बनाएंगे कहीं दूर, वहां पर कितने बनेंगे, सेम मैक्सिमम मिलेंगे. तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, डी से इंडिपेंडेंट है. फिर आपने लिखा फ्रिंज width is finite and length of the screen is infinite. I didn't understand how the number is finite. यहाँ पर थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है. फ्रिंज width is finite हम लोग काउंट करेंगे तो फिर वो फाइनाइट ही आना चाहिए. एग्री करता है आपके पॉइंट से, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन है जिसकी वजह से ये क्लास दिख रहा है. अब देखोगे कि जो ये जो फ्रिंज विड्थ है, इस पे दो पॉइंट्स हैं उसको समझने के लिए. दोनों पॉइंट्स को मैं बताता. एक तो ये पॉइंट जा रहा है कि ये जो डी है बहुत छोटा होता है कैपिटल डी से. अब देखोगे कैलकुलेशन में अगर डी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी देगा तो डी कुछ एमएम में होगा, तो ये कुछ मीटर्स में होगा और समथिंग लाइक दैट. तो पहली बात तो ये जो दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है वो कम होता है. ये जो अप्रोक्सीमेशन है या फिर ये जो कंडीशन है ये इस बात को लीड करती है साइन थीटा और टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं. जो हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट किया है तो उस समय हमने पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा नहीं लिया. उस समय हम लोगों ने इसको डी टेन थीटा में कन्वर्ट कर लिया और वाई को यूज कर लिया और फिर वाई को कैलकुलेट किया, तो फिर ये निकल करके आता है. नाउ अगर आप अप्रोक्सीमेशन को नहीं लगाएंगे तो आप देखोगे कि जो जो फ्रिंज विड्थ है ना ये बदलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब थीटा बड़ा होने लगेगा, जब थीटा बड़ा होने लगेगा तो ये साइन थीटा और टेन थीटा का जो अप्रोक्सीमेशन है ना ये मिसमैच होने लगेगा. तो फिर जो वाई की रीडिंग्स है ना जो भी कांस्टेंट आ रही थी जिसको हम लोग फ्रिंज विड्थ क्लेम कर रहे थे कांस्टेंट वाला, वो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर वो बदल जाएगा. तो इसका मतलब है जो फ्रिंज विड्थ है या जो हम जब ये क्लेम करते हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड, दिस इज विद द अप्रोक्सीमेशन दैट थीटा इज स्मॉल. जब थीटा स्मॉल केस होगा तभी हम फ्रिंज विड्थ को कांस्टेंट बोल पाएंगे. बट जब थीटा लार्ज होने लगता है तो फिर ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला की वैलिडिटी खत्म हो जाती है. तो जब हम टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास या मिनिमास कैलकुलेट कर रहे होंगे तो अपने थीटा को लिमिट करके नहीं रखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक रखना है. उस समय हम थीटा को जितना भी पॉसिबल केस होगा सारा लेंगे. तो उसके लिए फिर हम ये ओरिजिनल फॉर्मूला लगाते हैं. तो ओरिजिनल फॉर्मूला में हमको पता होता है कि साइन थीटा की वैल्यू लिमिटेड है, ये 1 से बड़ी नहीं हो सकती है. लेकिन टेन थीटा की वैल्यू लिमिटेड नहीं होती है, टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है. गेटिंग माय पॉइंट. सो जो फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन है दैट इज विद अप्रोक्सीमेशन एंड दैट इज फॉर स्मॉलर थीटास ओनली. लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास मिनिमास कैलकुलेट करना होगा तो फिर हम इसको यूज करेंगे और वो आपको फाइनाइट नंबर बता देगा. तो जो फाइनाइट और इनफाइनाइट का इशू आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है. दूसरा टर्म ये देख सकते हो कि tan थीटा इनफाइनाइट वैल्यू तक ले जाता है जबकि sin थीटा 1 के आगे नहीं बढ़ता है. तो इन दोनों की इक्वालिटी तभी वैलिड होती है जब हम बहुत स्मॉलर एंगल के लिए वर्क कर रहे होते हैं. सो पॉइंट इज कि जब टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास निकालोगे तो इस तरह से आप बोलोगे कि ये बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के है.
then theta should be small starting from 0, first minima will come ना. हाँ 0 से जब चलोगे तो पहले फर्स्ट मिनिमा आता है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा आता है, देन हाँ अब मैं वेट कर रहा हूँ इसके लिए कि अब नंबर ऑफ मिनिमास काउंट कर पाएंगे अरिथमेटिक को यूज करके कि कितना मिनिमास स्क्रीन पे नजर आएगा. जो थर्ड मैक्सिमा है वो इनफाइनाइट पे बन रहा है. अब आपको मिनिमास को काउंट करना है. सो यू रिमेम्बर दिस पिक्चर. हम लोगों ने काफी टाइम दिया इसको और लेकिन इम्पोर्टेंट है, सो टाइम जस्टिफाइड है. आपने लिखा देन थीटा शुड बी स्मॉल, देन वाई वी आर टेकिंग इट पाई बाय 2. 6 5 ऑप्शन भी आपको ऐसे ही बहुत क्लोज देगा, 5 से मतलब 1 2 के डिफरेंस पे ही रहेगा. सो इट्स काउंटिंग लाइक 5 4 6. ओके जल्दी से मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन के साथ इसको वाइंड अप कर देते हैं. तो कैसे आपको बनाना है, आप बोलोगे कि थर्ड मैक्सिमा यहाँ पर आया तो यहाँ कहीं सेकंड मैक्सिमा आया होगा, यहाँ कहीं फर्स्ट मैक्सिमा आया होगा. अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो फिर ये सेपरेशन बराबर लगेंगे और पूरे एंगल तक जाओगे तो फिर ऊपर जाकर के डिफर करने लगेगा. एनीवे तो अपने को ये पता है कि अगर ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो यहाँ कहीं फर्स्ट मिनिमा रहा होगा, यहाँ कहीं सेकंड मिनिमा रहा होगा, यहाँ कहीं थर्ड मिनिमा रहा होगा. तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमाज अपसाइड कितने बन रहे हैं, 3. ये थर्ड मैक्सिमा के ऊपर नहीं बन सकता क्योंकि थर्ड मैक्सिमा खुद इनफाइनाइट पर है, तो उसके बियॉन्ड कुछ बनता नहीं है. सो 3 मैक्सिमा अपसाइड हो गए, सॉरी 3 मिनिमा अपसाइड हो गए, 3 मिनिमा डाउन साइड हो जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमाज हो जाएंगे 3 + 3, that is 6. So on the screen you will find 6 minimas existing or 7 maximas including the infinite one. तो इनफाइनाइट को अगर इंक्लूड करोगे तो नंबर ऑफ मैक्सिमास 7 होंगे. अगर इनफाइनाइट को एक्सक्लूड कर दोगे तो फिर ये थर्ड को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो फिर ये 5 हो जाएगा. 2 एक्सक्लूड हो जाएंगे, एक ऊपर से एक नीचे से. अगर ये सेंस बना रहा है तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसी पे दे देता हूँ, बी पार्ट, एंड देन वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स other part of this wave. सेवेंथ वाला बताओ ना. सेवेंथ मिनिमा नहीं होगा, मिनिमा केवल 6 होंगे, मैक्सिमाज 7 होंगे. 7 मैक्सिमाज कब होंगे, जब इनफाइनाइट वाले को इंक्लूड कर रहे हैं, और इनफाइनाइट में कौन सा बन रहा है, थर्ड बन रहा है. सो आपको क्या करना है, डी बाई लेमडा निकालना है, फिर एन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वहां से आपको पता चल जाएगा. अगर डी बाई लेमडा की वैल्यू, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, अगर डी बाई लेमडा की वैल्यू इंटीग्रल आ गई तो जो भी इंटीजर आएगा वही एन की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू होगी, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू. लेकिन वो तब ऑकर कर रही होगी जब इक्वालिटी चल रही होगी, और इक्वालिटी का मतलब थीटा 90 चल रहा होगा. थीटा 90 का मतलब हुआ कि वो पॉइंट इधर कहीं है, इनफाइनाइट पर है, ये एंगल 90 को अप्रोच कर रहा है. तो जब हम 90 को अप्रोच करके जाएंगे तो आप पाओगे कि हम स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, स्क्रीन के पैरेलल इनफाइनाइट पे कहीं जा रहे होंगे. तो वो इक्वालिटी वाला केस इनफाइनाइट वाला केस होता है. तो अगर डी बाई लेमडा इंटीग्रल आया तो वो इनफाइनाइट पर बनने वाला मैक्सिमा होगा. और अगर ये इंटीजर से थोड़ा सा भी बड़ा आ गया, सपोज कर लीजिए डी बाई लेमडा की वैल्यू 3.1 आई होती, 3.1, इसका मतलब है जो एन है मैक्सिमा है वो 3 हो जाएगा. और उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत स्क्रीन बचेगा क्योंकि 0.1 अभी आपको चलना बाकी है. तो 0.1 अगर अभी है अपने पास, इसका मतलब स्क्रीन अभी थोड़ी और बाकी है. इसका मतलब जो थर्ड मैक्सिमा है वो इनफाइनाइट पे नहीं है, वो स्क्रीन पर है. इस पॉइंट को ध्यान से समझ लोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा. तो थीटा जब 90 डिग्री होगा वो इनफाइनाइट को इंडिकेट कर रहा होगा, और अगर डी बाई लेमडा इंटीग्रल आया इसका मतलब वो इनफाइनाइट पे बन रहा है. और उसके बाद अगर ये नंबर इंटीजर से नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो ऑन द स्क्रीन है, तो फिर उसको हम डेफिनेटली काउंट करेंगे. और इनफाइनाइट वाला काउंट करना है नहीं करना वो क्वेश्चन आपको इंडिकेट करेगा और हम बता सकते हैं.
आपने लिखा नंबर ऑफ मिनिमा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमा माइनस वन, नॉट नेसेसरी, अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। उसके लिए अपने को एंड पॉइंट पर चेक करना। हाँ वो अभी बताता हूँ, जो अब बोलो 3.5 होगा तो क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं बी पार्ट दे रहा हूँ आपको। सपोज कर लीजिए डी की वैल्यू अपने को दी गई है, डी इज इक्वल टू लेट से 12.6 लेमडा। अगर डी की वैल्यू 12.6 लेमडा दिया गया है तो अपने को नंबर ऑफ मैक्सिमास चाहिए, नंबर ऑफ मैक्सिमास। अब ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप काउंट करके करेक्ट बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास स्क्रीन पर आने वाले हैं अगर डी की वैल्यू 12.6 लेमडा है तो। एक 25 आंसर आ। ऑप्शंस आपको ऐसे देगा 24, 25, 26। सो ऑप्शंस बहुत क्लोज बाई होंगे। ओके काफी लोगों ने आंसर चेक कर लेते हैं। तो आप n की वैल्यू निकालोगे तो आप बोलोगे डी बाई लेमडा की वैल्यू देख लेते हैं। डी बाई लेमडा की जो वैल्यू आ रही है वो 12.6 आ रही है। तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 12.6, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मैथ, इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा वाला इंटीजर हो बस उसी को काउंट करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं। तो ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन पर जब आप दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, तो आपको 12th मैक्सिमम मिलेगा। क्या 13th मिलेगा अपने को? 13th नहीं मिलेगा, नॉट इवन इनफाइनाइट। क्या आप ये बता सकते हो ये जो 12th मैक्सिमा है वो स्क्रीन पर बनेगा या इनफाइनाइट पर बनेगा? तो आप देखो ये 12.6 है, तो जब हम थीटा की वैल्यू 90 लिखेंगे तो 12.6 बनेगा डी वाई लेमडा, और अपने को 12 चाहिए, तो ये स्क्रीन पर होगा, ऑन द स्क्रीन होगा, इनफाइनाइट पे नहीं होगा। सो दैट कैन बी प्रैक्टिकली सीन ऑन द स्क्रीन। यस, सो वो नंबर देख करके हम डिसाइड कर लेते हैं। और ये 12 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा आता है 2n plus 1। 2 is 2, 12 is n, 1 is 1, so 24 plus 1 25। Total number of maximas on the screen will be 25, in which 12 will be upside, downside will be 12, 1 will be at the center। और ये सभी के सभी स्क्रीन पर होंगे। तो इनफाइनाइट पे कोई नहीं बन रहा है, इसलिए इनफाइनाइट की हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 13th को ऐसा नहीं बोलेंगे कि 13th इनफाइनाइट पर है, हम बोलेंगे 13th है ही नहीं। तो इनफाइनाइट को भी हम लोग यहाँ पे लिमिटेड वे पे यूज करते हैं। दैट मीन्स जो जस्ट बाउंड्री पे जा रहा है उसको काउंट करेंगे, उसके बियॉन्ड जो है उसको बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। गुड, सो 12 is the correct answer। Can you count the number of minimas on the screen? कितने मिनिमा बनने वाले हैं स्क्रीन पर इन टोटलिटी? ट्वेंटी सिक्स आप बता रहे हो।
ग्रेट। सो अब उसके लिए क्या करना होता है, इस नंबर को देखना होता है क्या वो नंबर 0.5 को क्रॉस किया है। अगर ये नंबर 0.5 को क्रॉस किया है इसका मतलब है मिनिमा अब स्क्रीन पर आ चुका है। तो स्क्रीन के आखिरी पर आपको मिनिमा मिल जाएगा। अगर ये डेसिमल वाला 0.5 के नीचे है तो मिनिमा को छोड़ गया, मिनिमा नहीं बन पा रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग काउंट करते हैं। बिल्कुल सही आपने पकड़ा। सो अगर हम इसको ड्रॉ करें, छोटा सा फिगर यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। कंजेस्टेड हो गया बट स्टिल यू कैन थिंक ऑफ। ये सेंट्रल पॉइंट बनेगा। यहाँ पर अगर 12th मैक्सिमा मिला है, 12th मैक्स, तो स्क्रीन कुछ बचा हुआ था। और अगर हमारा डी वाई लेमडा 0.5 से ज्यादा गया है इसका मतलब 13th मिनिमा आ चुका है, 13th मिनिमा एंट्री ले चुका है। इसके बावजूद भी थोड़ा सा स्क्रीन बचा हुआ है इनफाइनाइट जाने के लिए, और ये इनफाइनाइट है। इसका मतलब 13th मिनिमा विल बी लोकेटेड ऑन द स्क्रीन और 13th डाउन साइड आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ मिनिमास कितने हो जाएंगे? 13 प्लस 13, दैट इज 26। नाउ यू गॉट द क्रक्स पॉइंट कि वो डेसिमल को भी देख करके हम मिनिमास को काउंट करते हैं। तो मिनिमास की वैल्यूज क्या होगी? जो मैक्सिमास का नंबर है उससे एक कम एक ज्यादा हो सकता है, एक कम भी हो सकता है एक ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन लास्ट में क्या बन रहा है। और लास्ट में कौन सा बन रहा होगा उसको कैसे चेक करते हैं? डी बाई लेमडा की वैल्यू को चेक करके हम बता सकते हैं। सो इस तरह से नंबर ऑफ मिनिमा या नंबर ऑफ मैक्सिमा आपसे काउंट करा सकते हैं। सिंस आपने इतना डिटेल में पढ़ा हुआ है तो एक थोड़ा सा और चैलेंजिंग, इससे ज्यादा कोई चैलेंजिंग कभी नहीं Excuse पूछेगा me, आपसे। sir. वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। यस Sir, at 12.5 we will consider minima at infinity now. हाँ, तो 0.5 होगा तो फिर वो एग्जैक्ट इनफाइनाइट पे बन रहा होगा। देन यू नीड टू लुक एट द क्वेश्चन कि जैसे इसने बोला है इनफाइनाइट को इंक्लूड करो, प्रीवियस स्लाइड पे बोला गया था इनफाइनाइट को इंक्लूड करो, तो फिर आप उसको इंक्लूड कर लोगे। सो 0.5 मींस मिनिमा इज जस्ट ऑन द इनफाइनाइट लोकेशन। 0.5 के ऊपर इसका मतलब मिनिमा कंफर्टेबली इनसाइड है, काउंट करना है। 0.5 के डाउन साइड अगर आप हो तो फिर मिनिमा को काउंट नहीं करना, वो बियॉन्ड द स्क्रीन है। So, तो अगर कंप्लीट इंटीजर तो मैक्सिमा ऑन द बाउंड्री, 0.5 मिनिमा ऑन द बाउंड्री। यस Sir, in the general question, if it's not mentioned, so what will consider like including the infinity? फिर वो जब ऐसा बोलेगा जनरली कि ऑन द स्क्रीन बताइए, तो ऑन द स्क्रीन का फिर हम लोग जो लिटरल मीनिंग है वो पकड़ लेंगे कि दैट व्हिच आर बीइंग formed on the screen. That means if you go you can catch on the screen. That means infinite has to be excluded. तो फिर इनफाइनाइट को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। और फिर चार ऑप्शन को भी दिमाग में रखेंगे कि अगर जनरली जो क्वेश्चन मेकर है फिर उसको ये करना पड़ेगा कि अगर वो एम्बिग्यूटी देता है क्वेश्चन में तो फिर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा जो एम्बिगुअस होगा। तो आइदर वे, और अगर ऑन द स्क्रीन लिखा है तो आप इनफाइनाइट को एक्सक्लूड करोगे। ओके, क्विकली एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। वी हैव गिवन 1 hour फॉर दिस एंड दैट आई होप कि आपके लिए समझ में आकर के कंप्लीट हो गया होगा और ऐसा हो जाना चाहिए, ये अपना पर्पस है। ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन एक काफी बड़ी स्क्रीन है और ये सर्कुलर है, इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है। ये इसकी रेडियस है और ये डी डिस्टेंस है। डी इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन डाउट चल रहा है थीटा स्मॉल रखना है ना, तो 90 कैसे लेंगे? देखो क्या है ना, मैं आपको उस स्क्रीन पे ले चलता हूँ, उस डाउट को हमेशा के लिए दूर करा देता हूँ और कोशिश करता करने की। तो ये एक स्क्रीन थी जहां पर मैंने क्लियरली लिखा था कि पाथ डिफरेंस ये होता है और ये पाथ डिफरेंस हम इस अप्रोक्सीमेशन के साथ यूज करते हैं। तो इससे अपने को क्या समझ में रखना है? अपने को ये समझ में रखना है कि जब कभी हमको y निकालना पड़ेगा, ये जो y स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हो सकता है थोड़ा लैग चल रहा हो। सो अगर आपको y करना है तो आप ये अप्रोक्सीमेट करोगे,
तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन कब करते हैं? जब कभी अपने को सिंप्लीफिकेशन करना होता है, अपने पास कोई और तरीका नहीं निकल रहा होता है, या फिर आंसर क्लोज आ रहे होते हैं, तो सिंपल पाथ को फॉलो करते हैं. बट दिस इज द पाथ डिफरेंस, डी साइन थीटा. और जब कभी आपको डी साइन थीटा को यूज करने को मिले, यू नीड टू बी हैप्पियर कि यू आर यूजिंग द परफेक्ट फॉर्मेट और लेस अप्रोक्सीमेशंस. और अभी जो लोग नंबर ऑफ मैक्सिमास मिनिमास कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग दी ओरिजिनल एक्सप्रेशन, वी आर नॉट यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन एट ऑल. लेकिन ये जो अप्रोक्सीमेशन है, ये वैलिड अप्रोक्सीमेशन है. तो जब कभी y पूछेगा, फ्रिंज विड्थ पूछेगा, या फिर लोकेशंस पूछेगा, तो हम इस अप्रोक्सीमेशन के साथ आंसर देंगे. वहां पर आपको थीटा पे नजर रखना कि क्या हम थीटा को स्मॉलर लेकर के चल रहे हैं. और वो स्मॉलर रहेगा क्यों? क्योंकि d बहुत छोटा होता है, d बहुत बड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा y की वैल्यूज के लिए भी थीटा छोटा रहेगा. मैंने कुछ बोला, आपको समझ में आ गया हो तो बहुत बड़ी बात है. सिंस स्मॉल d काफी छोटा होता है, d बहुत बड़ा होता है, तो y की बड़ी वैल्यूज के लिए भी थीटा स्मॉलर ही फॉल करेगा, बिकॉज d इज अ वेरी लार्ज. तो उसकी वैलिडिटी काफी ज्यादा होती है. तो अप्रोक्सीमेशन ये वैलिड है. और वो पॉइंट जो आपने पूछा था वो आपको समझ में आ गया, तो अपना पर्पस पूरा हो जाता है. अब इस क्वेश्चन पर आते हैं. सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा बोला जाता है कि आपने जो स्क्रीन ली है ना, ये जो स्क्रीन है ये सर्कुलर है. तो केवल एक साइड नहीं है, यहाँ पर इंटरफेरेंस या इस तरह यहाँ पर इस पॉइंट पर भी हो सकता है. सुपरपोजिशन जो है यहाँ पर भी हो सकता है, इस साइड कहीं पर भी हो सकता है. तो ये जो स्क्रीन है वो ऑल अराउंड सिमेट्रिकल है. ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है और ये सिचुएशन देता है और कहता है इफ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, d is equal to 3 lambda, then find total number of maximas on the circular screen. So इस सर्कुलर स्क्रीन पर कितने मैक्सिमास बनेंगे ये आपको बताना है. ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप काउंट करके बता पाएंगे कि कितना बनने वाला है. टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास को काउंट करना है. एक बार मैं तो फिर मिनिमा भी काउंट कर लेंगे. ओके, कुछ आंसर्स सारे 14, 10, तो इस पर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको उस क्वांटिटी पे ध्यान देना होगा. थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए बता देता हूँ. और इस पे कोई इनफाइनाइट जैसा सिनेरियो बनेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ फाइनाइट स्क्रीन है, स्क्रीन क्लोज्ड है. और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये डी से इंडिपेंडेंट होता है, तो आर से इंडिपेंडेंट होगा. छोटा सर्किल लो, बड़ा कोई सर्कुलर स्क्रीन लो, वही वाला है. चलेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले ऐसा पार्टीशन कर देते हैं. और अगर ऐसा पार्टीशन कर दिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो अगर स्क्रीन हमारा यहाँ पे रहा होता, ये सिनेरियो रहा होता, सर्किल को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, और स्क्रीन हमारी किसी डिस्टेंस पे रही होती, Sir, hello.
हेलो, अभी साउंड आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, गुड। अब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन दिख रहा हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। So whether the screen is visible, need to have feedback. Yes, sir, it is visible. ओके, तो फिर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा था। आपने इसके कुछ आंसर्स निकाले थे 10 और समथिंग लाइक दैट। सो हाउ वी कैन प्रोसीड विथ कि लेट्स से कि एक ये वर्टिकल लाइन हम लोगों ने डिसाइड किया और इसको स्क्रीन माना जो यहाँ पे बना हुआ है ब्लू कलर का। तो हम लोग जानते हैं कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस कितना है। तो थीटा 90 तक जाने का मतलब होता है इनफाइनाइट तक जाना। इसका मतलब ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल पर जो मैक्सिमास लोकेटेड होंगे वो वैसे ही बनेंगे जो स्क्रीन पे बन रहे होते। तो थीटा यहाँ से मेजर करते हुए वो चलेंगे और स्क्रीन पर लोकेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कितने मैक्सिमम बन सकते हैं। तो डी बाई लेमडा को पहले वॉच करेंगे। डी बाई लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो 3 लेमडा बाई लेमडा दैट इज 3 आ जाएगी। इसका मतलब जो इनफाइनाइट यानी 90 डिग्री पर बनने वाला होगा वो ये हो जाएगा। तो n की वैल्यू फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री 3 आ रहा है। इसका मतलब है काउंटिंग कैसे करेंगे, ये जो हमारा होगा ये 0 होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा। ध्यान से बस काउंटिंग पे ध्यान देना है, बाकी सब आप समझदार हैं। जो थर्ड मैक्सिमा होगा वो यहाँ पे बनेगा जाकर के। सो दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ थर्ड मैक्स। अगर आपको थर्ड मैक्स की लोकेशन समझ में आता है देन यू विल फाइंड कि सेकंड मैक्स समवेयर हियर। Then you will realize कि first max has to be somewhere here. So you will find first, second, third maximas on this, इस quadrant में, first quadrant में। जिस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा होगा तो फोर्थ में आएंगे आप एग्जैक्टली सिमिलर पाएंगे कि तो फर्स्ट मैक्सिमा आपको यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड you will find symmetrically somewhere there. Third will be here. Can you count this? No, जिस तरह से सिंस ये सोर्स है ना, तो लाइट इधर भी जाएगी तो लाइट इधर भी जाएगी। सो लेफ्ट साइड जाएगी, राइट साइड जाएगी, दोनों साइड से आएंगी। तो अपने पास इधर भी बनने वाला है। सो यहाँ के लिए भी आप सिमेट्रिकली ये पॉइंट पकड़ लीजिए। तो ये जो पॉइंट बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सेंट्रल मैक्सिमा एंड दिस इज गोइंग टू बी थर्ड, this is going to be third. So you'll find कि there's going to be first, there's going to be second, there is going to be first, there is going to be second. So these are going to be the maximas located on the screen. Can you count those numbers? Yeah, you can easily count them. Number of max or total number of max. Count करना 2 plus 2 plus 2 plus 2 that is 8 और third 10 central और central 12. So अब टोटल काउंट कर लीजिए, 12 आ जानी चाहिए। So अगर आपने प्लॉट करना लर्न कर लिया और थीटा के हिसाब से देखा कि थीटा कितने पर जा रहे हैं, 90 पर थर्ड जा रहा है, तो अपना काम हो जा रहा है। और जिस तरह से लेफ्ट साइड चलेगा राइट साइड भी उसी तरह से चलेगा, तो टोटल काउंटिंग हो जाएंगी। मिनिमास काउंट करना होगा तो अब मिनिमा भी काउंट कर सकते हो। ये थर्ड को डबल काउंट नहीं करना है, ऑफ कोर्स सेंट्रल को भी काउंट करना है। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। सो क्वेश्चन इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास पता कर सकते हैं। Sir, यस
Sir, but in this case we should exclude infinity now. यहाँ पर इन्फिनिटी है नहीं ना, सारा कुछ स्क्रीन है. Sir, so theta will not become 90 degree now. Here theta can easily become 90 डिग्री, क्योंकि ये जो 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट स्क्रीन पे लाई कर रहा है. वहां पर हम लोग इनफाइनाइट क्यों एक्सक्लूड करते थे, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब स्क्रीन खत्म हो जाना, और यहाँ पर स्क्रीन खत्म ही नहीं हो रही है क्योंकि इट्स राउंड अबाउट. तो यहाँ पर 90 डिग्री वी नीड टू काउंट. और ये स्क्रीन, ये पूरा रेड कलर का स्क्रीन है आपका. सो 90 भी एग्जिस्ट करेगा, 90 के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा. हालांकि 90 के बियॉन्ड हम लोग फिर नहीं जाते, फिर हम ये मानने लगते हैं कि इधर आ गए तो इधर से मेजर कर लो. तो एक ही सेटअप दोनों तरफ बिहेव कर रहा है, जैसा कि लेफ्ट साइड वैसा कि राइट साइड. इनफैक्ट अगर आपसे ऐसा बोलता है कि हमने 2 स्क्रीन लगा दी, एक इस साइड एक इस साइड, तो बताइए कितने मैक्सिमास बन रहे होंगे. तो ये 2 स्क्रीन लगाना और सर्कुलर स्क्रीन लगाना सेम पॉइंट है, बस एक ही डिफरेंस है. इस पे जो 90 डिग्री होगा सर्कुलर वाले पे वो स्क्रीन पे मिलेगा, जबकि ये जो वर्टिकल हम लोग स्क्रीन लगाते हैं इस पे 90 डिग्री स्क्रीन पे नहीं मिलता है, वो इनफाइनाइट पे मिलता है. तो सर्कुलर बना के आपसे पूछ सकते हैं. यस सर, जैसे ग्रेविटेशन में ऐसे हमने किया था कि जो सेमी सर्कुलर रिंग रहती है उसको हम एक सेमी इनफाइनाइट रॉड भी कंसिडर कर सकते हैं, तो वैसे इसमें कर सकते क्या? देखो क्या है ना कि दोनों में लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है. वो एक इंटायर डिफरेंट स्टोरी है, ये इंटायर डिफरेंट स्टोरी है. बट देखने में लग रहा है, मतलब देखने में कुछ वैसे ही हो जा रहा है कि इसका सेमी सर्कल और ये स्क्रीन दोनों में सेम नंबर ऑफ मिनिमास मैक्सिमास बन रहे हैं. सो मतलब कनेक्ट हो जा रहा है, बट कॉन्सेप्चुअली दे आर इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि वो एक फील्ड कैलकुलेशन है और यहाँ पर हम केवल ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमास बनेंगे इन सोर्सेस की वजह से. तो बोल सकते हो जस्ट टू की सिमिलरिटी पे वो दिख रहा है ऐसा, बट अगर कॉन्सेप्चुअली कोई कनेक्शन बैठाना है तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. और यहाँ पर ये पॉइंट ही मैटर नहीं कर रहा है स्क्रीन आप कहाँ पे ड्रॉ करते हो, कहीं भी ड्रॉ करो तो चलेगा, एज क्योंकि वो डी डिस्टेंस कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता. एनीवे क्विकली आप इसका आंसर दे दीजिए, ये लास्ट पॉइंट है. फिर इसके बाद मैं आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट बता दूं. स्टेशनरी वेव ऑफ नेक्स्ट लेक्चर पे ही हो पाएगा. टोटल नंबर ऑफ मिनिमा काउंटेड प्रॉपर्ली. हर 2 मैक्सिमास के बीच में एक मिनिमा बनता है, और अगर ये पता है हर 2 मैक्सिमास के बीच में एक मिनिमा बनता है तो काउंटिंग करना वोंट बी डिफिकल्ट और शुडंट बी डिफिकल्ट. No answer. ओके तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई आंसर नहीं आ रहा अभी तक, देखो क्या करना है. हर 2 मैक्सिमास के बीच में एक मिनिमा लाई करता है, ये आपको पता है. सो यहाँ पर एक मिनिमा होगा, यहाँ पर एक मिनिमा होगा, यहाँ पर एक मिनिमा होगा. एक क्वाड्रेंट में आपको 3 मिनिमा मिलने वाले हैं. आवाज कम आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो सुनाई दे जाएगा. सर आंसर्स भेजे. अच्छा भेजें, ओके. तो चैट मेरे को दिख नहीं रहा था, आई वाज वेटिंग. कुछ इश्यूज है. ओके आई थिंक कि दूसरी डिवाइस पे वो काफी डिले से चल रहा है. 12, हाँ बहुत सारे आंसर आए हैं. 12 थोड़े देर से आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है, तो आपने ये किया होगा कि ये फर्स्ट मिनिमा होगा. फर्स्ट सेकंड नाम आप कैसे भी दे सकते हो. तो एक मिनिमा आपको यहाँ पर मिलेगा, एक मिनिमा आपको यहाँ पर मिलेगा, एक मिनिमा आपको यहाँ पर मिलेगा. यहाँ पर वाई नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, बट एंगल जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं कितने पर मिनिमा मिल रहा है. सो 3 एक क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ऐसे एग्जैक्टली 3 यहाँ पर आएंगे, 3 यहाँ पर आएंगे, 3 यहाँ पर आएंगे. तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. गुड. सो टोटल नंबर ऑफ मिनिमास विल बी 12.
टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी 12। कैसे आ रहा है 12 ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया है तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली डील कर ले जाओगे। You can count the total number of minimas, maximas, no matter what type of screen they are putting in, as long as they are saying two sources having a small separation, और जो screen है वो large separation पे हो। large बोलना जरूरी है, अदरवाइज नहीं। वो यही बोलेगा सेटअप, इसके अलावा कुछ नहीं देगा, तो आप इसका यूज कर लोगे। इसको प्रैक्टिकली 1 मिनट में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आपने एक बल्ब यहाँ पर लगाया होता है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स दिया होता है जो कि कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और एक बहुत दूर एक सर्कल बना करके आप उस सर्कल पे चलते हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आप देखोगे जब यहाँ पर होगा सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर 4I0 की इंटेंसिटी होगी, यानी वहाँ पे ब्राइटनेस काफी ज्यादा होगी, तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट आपको मिलेगा। फिर जैसे ही आप आगे जा रहे होगे, मे बी लाइक कि ये इस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उसकी इंटेंसिटी कम होते होते एक स्टेज आएगी जहाँ पर उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी लाइट की, यानी वहाँ पे आपको डार्क मिलेगा, कोई लाइट नहीं आएगी। जबकि 2 सोर्स चल रहे हैं फिर भी लाइट कितनी है? 0 टोटल लाइट। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो ब्राइटनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ ये फर्स्ट मैक्सिमा है वहां पर आपको फिर से ब्राइटेस्ट लाइट मिलेगी, ब्राइटेस्ट लाइट। देन इंटेंसिटी डिक्रीज करते करते फिर इस पॉइंट पर अगेन डार्कनेस मिलेगा, फिर इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते फिर ब्राइटनेस मिलेगा। सो आपको, आप देखते हो कि डार्क और ब्राइट स्ट्रिप्स मिलते हैं, और वो रेगुलर इंटरवल में अल्टरनेटिवली आपको मिलते हैं डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, और बीच में इंटेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज करती रहती है। तो ये जो फिनोमिना हो रहा होता है इसी को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। अगर लाइट के टर्म में बात कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे, जो कि वेव ऑप्टिक्स में जिसको हम YDSC कहते हैं। और अदरवाइज वो बोलेगा कि 2 साउंड सोर्स हैं तो बताइए लाउडनेस कैसे मिल रही है, तो फिर लाउड मिलेगा, फिर साउंड खत्म हो जाएगी, फिर लाउडनेस बढ़ेगी, मैक्सिमम जाएगी, डिक्रीज करेगी, 0 हो जाएगी, बढ़ेगी, मैक्सिमम जाएगी। इस तरह से आपको पूरे पाथ पर मिलने वाला है। तो इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चलेगा। सो ये आपने देखा कि इंटरफेरेंस किस तरह से वर्क कर रहा होता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, और ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, इसका इलेबोरेशन हम नेक्स्ट क्लास पे ही कर पाएंगे। हम लोग स्ट्रिंग वेव्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको हेडिंग कुछ ऐसा देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ reflection and transmission of waves। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेव चल रहा होता है किसी मीडियम पर, तो हम लोग जानते हैं उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके वेवलेंथ, उसकी रिलेशन, उसकी इक्वेशन सब जानते हैं। लेकिन अगर एक बाउंड्री मिला, तो बाउंड्री मिलने के बाद वेव किस तरह से बिहेव करता है, आपने लाइट में पढ़ा होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होते हैं, कुछ ट्रांसमिशन होते हैं, तो उसी को अपने को समझना है। जो लाइट में आपने पढ़ा है वो एक पर्टिकुलर पार्ट है, उसका जनरल वर्जन हम लोग यहाँ पे देखने चाहते हैं। सो सिंपलेस्ट वे पर अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से अपने पास ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वेव को देखते हैं, और एक पल्स इस पे जनरेट किया गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लगा दी गई है। चलिए अभी स्ट्रिंग को नहीं लगाते हैं, उसको समझाने में टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर इसको फिक्स्ड कर देते हैं बाउंड्री, और ये वेव पल्स इस तरह से जा रहा है। तो आप पाओगे जब तक ये स्ट्रिंग रहेगा तब तक ये सीधा चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाएगा। क्या होगा जब ये इससे मिलेगा, मिलने के बाद क्या होगा? तो 2 तरह के केसेस अपने को दिमाग में रखना होता है। एक तो ये कि जब आपने उसको फिक्स कर रखा है, दूसरा ये जब आपको उसने अपने उसको फ्री कर रखा है। सो फिक्स फ्री का मतलब क्या मैं बताता हूँ, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिजल्ट में बता देता हूँ। ये वेव इधर जा रही है, सिंस यहाँ पर फिक्स बाउंड्री है तो ये वेव आगे नहीं जा सकती है। इसका मतलब ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ये रिटर्न करेगी वापस। सिमिलरली ये भी रिटर्न करेगी वापस, लेकिन दोनों में एक अंदर है, इसका जो एंड पॉइंट है वो फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड है वॉल्स के साथ में, और इसका जो एंड पॉइंट है वो फ्री है।
फ्री का मतलब ये रिंग से कनेक्टेड है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जबकि ये जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन वाली बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन को आगे देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, तो अगर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, उसका जो क्रक्स पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। तो जब कभी कोई भी वेव किसी भी फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के टाइम पर उस पर फेज डिफरेंस आता है, या फिर उस पर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस बोलो या पाथ डिफरेंस बोलो, वो जरूर आता है। सो उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिफ्लेक्टेड वेव हैज phase difference of pi or path difference of lambda by 2। हम लोग जाते हैं पाई का फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस। जब कभी कोई भी वेव फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड वर्जन जो होता है वो पाई बाई 2, पाई के फेज डिफरेंस से या लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस से चलता है। मीनिंग क्या है कि जब ये पल्स रिटर्न होकर के आएगी, इसी पे बना देता हूं मैं, तो जब ये रिटर्न होकर के आएगी तो ऐसा आएगी। इसका मतलब अगर ये ऊपर जा रही थी तो अब वो नीचे हो जाएगी। सो अगर इसकी इक्वेशन को हम ऐसा लिखते हैं, कई बार वो इक्वेशन पूछ लेता है, ये y है इंसिडेंट, इसको इंसिडेंट बोलेंगे। अगर ये वैल्यू है a इंसिडेंट साइन kx माइनस ओमेगा टी, इन केस ये वेव है आपकी इंसिडेंट वाली, तो रिफ्लेक्टेड वेव कैसे आएगी, उसकी इक्वेशन क्या लिखना है तो वो मैं बताता। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बन जाएगी y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कितना एम्पलीट्यूड होगा उसके लिए भी फॉर्मूला आपको बता देंगे। और ये साइन रहेगा, ये प्लस डायरेक्शन में जा रही थी, के एक्स माइनस ओमेगा टी थी, तो ये बन जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी, क्योंकि आप जानते हो कि डायरेक्शन बदलती है तो साइन बदलता है। साथ ही साथ प्लस पाई को आपको लगाना है। So whenever there is a reflection from a fixed end, there is a phase difference of pi. So ये पाई का बन जाएगा। आप जानते हो कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो बेसिकली अगर पाई हटाओगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या, पिक्चर में अगर ये प्लस साइन से जा रहा था तो माइनस साइन से वापस रिटर्न होता है। सर यस सर आइडियल केसेस में ए और ए आई सेम रहेंगे क्या? हाँ, आइडियल केसेस में ए आई और ए आर सेम रहेंगे, अगर हम ये मान के चलेंगे कि इसमें कोलिजन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हो कि एनर्जी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो अगर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हुआ है तो जितना एनर्जी इसके साथ था उतना ही एनर्जी इसके पास भी रहेगा, बाकी ओमेगा के सब वही है, तो ए आई और ए आर आपस के में बराबर हो जाएंगे। सो आइडियल कंडीशन में ए आई इंसिडेंट एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड। अदरवाइज उनके पास कुछ रिलेशन होंगे, उन रिलेशन को हम लोग देखेंगे। तो जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एग्जाम में कई बार यूज आया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्योरेटिकल टर्म में पूछे। या फिर वही इस इक्वेशन को दे देगा, बोलेगा रिफ्लेक्टेड इक्वेशन बताइए। सो एक तो इसके अंदर का साइन चेंज करना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। रिफ्लेक्शन आप जानते हो वापस होता है। दूसरा, पाई को अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना है, क्यों, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। पाई का फेज डिफरेंस जाता है, कैसे जाता है थोड़ा और डीप पे बात करना होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। सो ये हुआ आपका +5, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए आर ए रिफ्लेक्टेड साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो पिक्चर में कैसे दिखाया गया, पहले ये प्लस डायरेक्शन में जा रहा था, अब माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर अप साइड से जा रहा है तो डाउन साइड क्यों, क्योंकि वाई का वैल्यू बदल गया, माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो गया। तो एक तो ये पॉइंट था अपने लिए। दूसरा, और यू कैन से कि फ्री एंड वाला, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, अगर स्ट्रिंग का फ्री एंड है दैट मीन्स वो फ्री है, वो कैसे भी आप मूव करा सकते हो उसको, तो उस केस पर आप पाओगे ये जो चीज है वो फिक्स होगी। क्या फिक्स्ड है, ये रॉड जो है फिक्स्ड है, लेकिन उसमें जो रिंग है वो रिंग है फ्री मूव करने के लिए। सो इसका मतलब स्ट्रिंग ऊपर नीचे चल सकती है एंड पॉइंट पर। तो इसका रूल क्या होता है वहां पे लिख देता हूं मैं, there is no
phase difference or path difference for reflected wave. इसमें कोई पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस नहीं आता. सो व्हेनेवर इट इज पासिंग थ्रू और रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम फ्री एंड, तो कैसा बन करके निकलेगा, पिक्चर में दिखाना होगा तो पिक्चर में वैसा दिखाएंगे कि ये वेव है और एग्जैक्टली वैसे ही पल्स आ रहा है जैसे जग गया था और वापस आ रहा है. सो अगर ये इंसिडेंट है तो ये आएगा ए इंसिडेंट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ए रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड वाला कैसे दिखाई देगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव विल बी ए आर साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. सो फ्री एंड में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है. जिस तरह से अगर ये ऊपर से जा रहा था तो ऊपर से लौटता है पल्स, लेकिन यहाँ पर रिवर्स हो जाता है. तो फ्री एफिक्स में रिवर्सल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Can we apply coefficient of restitution for this too for amplitudes? Coefficient of restitution. इनमें एम्पलीट्यूड्स में क्या रिलेशन है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं कि वो वेलोसिटीज पे डिपेंड करता है और किस तरह से बिहेव करता है. डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलना जमेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हुआ करते थे यहाँ पे कनेक्टेड पार्टिकल्स हैं. तो केवल एक पार्टिकल ही कोलाइड नहीं करता है स्ट्रिंग का, बल्कि उसके और भी पार्टिकल्स पर उसका इन्फ्लुएंस चल रहा होता है. हाँ, वेव वेलोसिटीज को यूज करके कुछ सिमिलर टाइप का रिजल्ट आता है, नॉट एग्जैक्टली. तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो फिक्स्ड है वो कितना फिक्स्ड है, उसका डेंसिटी कैसा है. और आगे चल करके हम लोग ये भी देख लेंगे कि अगर अपने पास एक स्ट्रिंग है और दूसरा और डेंसर स्ट्रिंग है, दो अलग अलग स्ट्रिंग हमने लिया, यहाँ पे पल्स जनरेट किया, तो इस पर ट्रांसमिशन किस तरह से होगा, इस पर रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, फिर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, उस तरह का देख करके हम लोग बता सकते हैं. सो डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलना जमेगा नहीं, बट उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आता है वो हम लोग देख लेंगे. वो एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं. बट हाँ, कुछ ना कुछ सिमिलर टाइप का कि कोलिजन हो रहा होता है, तो स्टोरी गोज इन अ सिमिलर फैशन बट नॉट द सेम. तो ये इक्वेशंस लिखना आपको अगर समझ में आता है तो इक्वेशन आपको अगर इससे मिलता है तो आप कर सकते हो. एंड आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. आज हम लोगों ने YDSC या फिर जो इंटेंसिटी का ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, केस है, इसको डिटेल में डील किया है. इसके आप प्रॉपर नोट्स बना देंगे तो आप पाएंगे कि आपका आधा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वेव ऑप्टिक्स में केवल यही है YDSC और डिफ्रैक्शन है. तो डिफ्रैक्शन हम लोग उधर ही पढ़ेंगे. इसके बाद रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये भी दो माइनर से पॉइंट्स बताए बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. कोई डाउट कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव के बारे में बात करेंगे, इसको खत्म करने के बाद. Sir. यस. Sir, in first case, instead of adding pi, we can change the value of k also, no? वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ K, kx में जो k है वो. नहीं, वी कांट चेंज दिस बिकॉज k इज वेवलेंथ एंड वेवलेंथ रिमेन द सेम फॉर द सेम मीडियम. So k cannot be changed, neither omega can be changed. So you'll find, ये भी एक बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिफ्लेक्टेड आता है ना उसका k ओमेगा वही रहता है जो इंसिडेंट का था. तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर इंसिडेंट का वेवलेंथ लेमडा है तो रिफ्लेक्टेड का वेवलेंथ कितना होगा बताइए, तो हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्टेड का वेवलेंथ भी लेमडा रहता है. बोले फिर ऐसा पूछ सकता है कि क्या रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ में कोई चेंज आता है, नो. क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है, नो. क्या एम्पलीट्यूड में कोई चेंज आता है, यस आ सकता है. क्या फेज डिफरेंस में कोई चेंज आता है, यस. तो इस तरह से आप आंसर दे पाओगे फिक्स्ड एंड के लिए. सिमिलरली हम लोग फ्री एंड के लिए भी बात कर सकते हैं. फ्री एंड में फेज डिफरेंस नहीं आता है, नाइदर कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है. ये जो फेज डिफरेंस है या पाथ डिफरेंस है ये एक्स्ट्रा है. दिस इज ड्यू टू कोलिजन or you say due to boundary meeting. Okay, anything else to ask? सर Yes. सर मंडे के पेपर तक स्ट्रिंग वेव्स खत्म हो जाएगा सर? हाँ, स्ट्रिंग वेव खत्म हो जाएगा. अभी कल हम लोग स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ लेंगे.
और स्ट्रेस ने स्टैंडिंग अगर कल मोस्ट लाइकली वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग साउंड वेव के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। साउंड वेव भी एक्सपेक्टेड है कि काफी हद तक कवर हो जाएगा, क्योंकि उससे जो बेसिक फिनोमिनाज हैं वो सारे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखे हैं। अब अपने को बस उनको यूज करके कनेक्ट कर देना है। सो अभी आज आपका ट्यूसडे है प्रोबेबली, राइट? सो अगर हाँ, हो सकता है कि इंटायर वेब भी हम लोग कंप्लीट कर लें टिल देन, साउंड को भी, क्योंकि जितना भी उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन है बेसिक वाला वो वी हैव कवर्ड। इट्स ओनली टू अप्लाई देम एंड कनेक्ट विद देम। और टेस्ट का सिलेबस इसीलिए टिल टॉट बताया गया कि इन केस अगर पूरा नहीं हो पाता है तो जितना होगा वहां तक रहेगा, कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? Will continuous transmission if pulse will affect will continuous transmission if pulse will affect reflection? अभी क्या है देखो ना, इस वाले जो आपको भी बताया गया इसमें रिफ्लेक्शन ही हो रहा है और ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ट्रांसमिशन होने के लिए अलाउ नहीं किया गया। ट्रांसमिशन होने के लिए हमको आगे मीडियम बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया है। तो ऐसा हो सकता है अगर आपका इंटेंशन ये है। सर आई मेंट कि व्हाट इफ वी गिव कंटिन्यूअसली पल्सेस लाइक अ ट्रू वेव, उसको हमेशा ऊपर नीचे करते रहे तो क्या इफेक्ट होगा? कुछ भी नहीं। ये जो पल्स इक्वेशन मैंने बनाई ये कंटिन्यूअस के लिए बनाई। अगर आप देखो साइन, हालांकि दिखाया मैंने केवल एक पल्स है, तो अगर आप कंटिन्यूअस वेव देते हो तो जिस तरह से कंटिन्यूअस वेव इधर आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के अपोजिट होकर के इधर से चली जाएगी। और अगर आगे मीडियम होगा तो कुछ पोर्शन उसका ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्शन बैक होगा। सो इंसिडेंट अगर कंटिन्यूअसली आती है तो कंटिन्यूअसली ट्रांसमिशन होगा, कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होगा। सो दोनों कंटिन्यूअसली चलेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो ट्रांसमिशन के रूल पे आप समझोगे। अभी ये रिफ्लेक्शन के रूल पे समझा है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अगर रिजिड एंड है तो आप पाओगे कि वो पाई के फेज डिफरेंस यानी रिवर्स होकर के जा रहा होगा, और अगर फ्री एंड है तो सेम फॉर्मेट पे जा रहा होगा। ये दो पॉइंट आपको यहाँ से कैच करना है। सो कंटिन्यूअस वेव में भी यही लॉजिक लगेगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, और इक्वेशन आपको पता चल गया, इसका मतलब आप कंटिन्यूअस वेव के बारे में जान रहे हो। सर यस सर, लेकिन जब एक पल्स रिफ्लेक्ट होगा, जो पीछे के जो पल्स थे आने वाले, वो दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगे और फिर से सुपरपोजिशन होगा ना? एग्जैक्टली। तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग वेव। इंसिडेंट वेव जा रहा होगा, आई होप आई एम ऑडिबल। इंसिडेंट वेव आ रहा होगा, रिफ्लेक्टेड आ रहा होगा, दोनों मिल रहे होंगे, सुपरपोज कर रहे होंगे, बिल्कुल होगा। तो अब सिंपली ये समझ रहा है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सुपरपोजिशन उसके बाद पढ़ लेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में जब स्टेशनरी वेव पढ़ रहे होंगे तब दोनों को एक साथ देखेंगे। ओके, एनी डाउट एल्स इफ एट ऑल? ओके, चलेगा दिन।